दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए देखते हैं डोमेस्टिक अप्लायंस के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सावधानी के रूप में गीजर को नियंत्रित करने वाला स्विच कहाँ प्रदान किया जाता है या कहाँ लगाया जाता है? बाथरूम के बाहर, बाथरूम के अंदर, मुख्य स्विच के पास, गीजर की विपरीत दीवार पर। तो ये पहला ऑप्शन सही है, बाथरूम के बाहर। हमेशा भी जो गीजर का स्विच होता है वह बाथरूम के बाहर ही स्थित किया जाता है, आईएसआई रूल के नियम के अनुसार। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक गीजर में एक गलनीय सुरक्षात्मक प्लग का कार्य क्या होता है? अत्यधिक वाष्प दाब के कारण यह गीजर को विस्फोट से बचाता है, या जलने के विरुद्ध तापन तत्व की रक्षा करता है, या गीजर से अतिरिक्त पानी मुक्त करता है, या गीजर के थर्मोस्टेट की रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे अत्यधिक वाष्प दाब के कारण यह गीजर को विस्फोट से बचाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छत वाले पंखे के परिपथ के साथ पंखे का नियामक रेगुलेटर क्यों प्रयोग किया जाता है? छत वाला जो पंखा लगा है उसके परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रदान किया जाता है? धारा को सीमित करते हैं, बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए, पंखे में आपूर्ति होने वाले वोल्टेज को कम करने के लिए, पंखे के जीवन काल में वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि जब हम पंखे में रेगुलेटर लगाते हैं तो रेगुलेटर से ही हम पंखे को वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, जिससे स्पीड हम पंखे का कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिक्सर की संचालन गति की सीमा क्या है? मिक्सर जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें यूनिवर्सल मोटर लगता है एज ए सीरीज मोटर, उसके जो संचालन गति सीमा है वो क्या है? 1400 से 2000 आरपीएम, 1400 से 2600 आरपीएम, 1400 से 3000 आरपीएम, 3000 से 1200 आरपीएम। हम जानते हैं कि मिक्सर की गति जो बहुत तेज होती है, अगर P बराबर 2 रहे पोलों की संख्या तो उसकी स्पीड 3000 आरपीएम होती है। तो ये 3000 आरपीएम से शुरू होती है 12000 आरपीएम तक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जल तापक टंकी के बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच की जगह को ग्लास वूल के साथ भरना क्यों जरूरी होता है? पारगमन के दौरान टंकी के आंतरिक आवरण के नुकसान को रोकने के लिए, टंकी के आंतरिक आवरण की संक्षारण से संरक्षण के लिए, गर्म पानी की उष्मीय हानि को रोकने के लिए, यांत्रिक क्षति से तापन तत्व की रक्षा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सटीक आंसर है। तो ये जो हम ग्लास वूल लगाते हैं ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंदर की उष्मा बाहर न जाए और बाहर की उष्मा अंदर न जाए, इसलिए हम लगाते हैं गर्म पानी की उष्मीय हानि को रोकने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सीलिंग फैन की गति कम होने का एक कारण इनमें से क्या है? छत का पंखा है उसकी गति कम होने का कारण इनमें से क्या हो सकता है? ब्लू का क्षरण, एज ए ब्लेड का क्षरण, टूटी हुई कैनोपी, दोषपूर्ण समन्योजन, दोषपूर्ण संधारित्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जैसे कि जब हम देखते हैं कि पंखा धीरे चलने लगा तो हमें लगता है कि कैपेसिटर खराब हो गया है, अब कैपेसिटर बदल देना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन है दोषपूर्ण संधारित्र, यानी कि कैपेसिटर खराब हो गया है जिसे बदलने की जरूरत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल तापक को चालू करने या स्थापित करने से पहले अवरोधन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? जल तापक को चालू करने या स्थापित करने से पहले अवरोधन एज इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। 2 मेगा ओम, 0.25 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 0.5 मेगा ओम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 मेगा ओम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेम्परेचर को नियंत्रित करना, किसको? तापमान को। ध्यान दीजिएगा, तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? थर्मोस्टेट, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, रिले। तो सही ऑप्शन नंबर 1, थर्मोस्टेट से हम तापमान को नियंत्रित करते हैं।
क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जल गर्म करने का साधन गीजर, विद्युत इस्त्री और हीटर सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश प्रभाव। तो ये सब काम करते हैं उष्मीय प्रभाव पे। तो सही ऑप्शन नंबर 2 उष्मीय प्रभाव। रासायनिक प्रभाव पे अपना केमिकल सेल काम करता है। क्या काम करता है? सेल, बैटरी। क्लियर। अब चुंबकीय प्रभाव पे मोटर काम करता है, मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर। और प्रकाश प्रभाव पे अपना बल्ब काम करता है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। घरेलू उपकरणों के तापीय तार किसके बने होते हैं? घरेलू उपकरणों के तापीय तार एज ए हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? तांबा, नाइक्रोम, निकिल, कोबाल्ट। तो ये बने होते हैं नाइक्रोम के। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम में। इसमें जो मिश्रण होता है निकिल प्लस क्रोमियम होता है। क्या क्या? निकिल प्लस क्रोमियम। इसका जो परसेंटेज रेशियो है 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम होता है। क्लियर। बात समझ में आ रही ना? और इसका जो गलनांक पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो गलनांक है ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका जो प्रतिरोध होता है ये उच्च होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है और ये वातावरण से अप्रभावित है। वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह कॉइल के रूप में यूज करते हैं। क्लियर। इतना टर्म है नाइक्रोम से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। प्रेरक भार एज ए इंडक्टिव लोड, धारिता भार कैपेसिटिव लोड, प्रतिरोध भार रेजिस्टिव लोड, एक और दो दोनों। तो जो भी हीटर है, हीटिंग एलिमेंट है, ये अपना रेजिस्टिव लोड होता है। क्या होता है? रेजिस्टिव लोड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखिएगा इंडक्टिव लोड में क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है, मतलब वोल्टेज और करंट में जो बनता है संबंध कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब 90 लैग करता है। क्या? धारा क्या करता है? लैग करता है। कितना? 90 डिग्री। क्लियर। और धारिता में लीड करता है 90 डिग्री। क्या करता है? लीड करता है 90 डिग्री। जबकि प्योर रजिस्टिव या रजिस्टिव बार में ये V और I के बीच में जो एंगल बनता है ये बनता है 0 डिग्री। मतलब V और I साथ साथ चलते हैं। क्लियर। ये बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, एक नंबर यहाँ से भी मिल सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल्स है। 1000 वाट 230 वोल्ट की एक तापन हीटर कुंडली को दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर उनमें से एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है। तो उपयुक्त शक्ति क्या होगी? 500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट, 4000 वाट। आइए हम देखते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल से। बात करते हैं, यदि एक रेजिस्टेंस है, इसका जो है वो 10 ओम है और इसको जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो दे रहे हैं 20 वोल्ट। क्या दे रहे हैं? 20 वोल्ट। तो इसमें धारा कितना बहेगा? V/R होता तो 2 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, कितना बहा? 2 एम्पियर। अब इसी को दो भागों में बांट दिया गया, 5-5 ओम का। इसको दो भागों में बांट दिया गया। उसको सप्लाई दिया गया 20 वोल्ट। कितना दिया गया? 20 वोल्ट। और ये है 5 ओम। तो इसमें धारा कितना आएगा? 5 और 20, ये आ गया 4 एम्पियर। क्लियर। और जो उष्मा होता है उसका जो फार्मूला होता है H बराबर I² R इंटू टी। क्या होता है? I² R इंटू टी। अब बात करते हैं, यहाँ पे 4 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है। अब देखते हैं पहले कंडीशन में जो हमने किया, जो पहला कंडीशन था उसमें आपका 2 एम्पियर फ्लो हुआ और रेजिस्टेंस R है। और दूसरे कंडीशन में रेजिस्टेंस को आधा कर दिया गया और धारा बहा 2 एम्पियर, 4 एम्पियर। क्लियर। धारा बहा 4 एम्पियर। अब देखिएगा H1
या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं h बराबर, ये पहले i को 2 गुना हो गया, ये 2 गुना है तो 2 का वर्ग, r को कितना कर दिया गया, आधा, 1/2। क्लियर। तो ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 2 गुना 2h। कितना आया, तो 1000 वाट है तो 1000 वाट का क्या होगा, 2000 वाट। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। क्लियर। उपयुक्त जो शक्ति होगी वो 2000 वाट के बराबर होगी। ये बात समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.2 वोल्ट एसी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, 3.2 वोल्ट एसी। इसका उपयोग माइक्रोवेव में किया जाता है उच्च आवृत्ति के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी। किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी। ये गीगाहर्ट्ज में होता है। किस में होता है, गीगाहर्ट्ज में। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस में कौन सा विद्युत रोधन एज ए इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं। सिलिका, प्लास्टिक, रबड़, माइका। माइका एज ए अवरक। तो माइका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रेरण तापन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेरण तापन और किस नाम से जाना जाता है। प्रावैद्युत तापमान, प्रतिरोध तापन, भंवर धारा तापन, चुंबकीय तापन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। प्रेरण तापन को चुंबकीय तापन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।